हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने सेकंड जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों की जीव जगत का वर्गीकरण जो चैप्टर चल रहा था, उस पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो फिनिश किया था टॉपिक, वो प्रोटिस्टा किंगडम को हम लोग फिनिश कर चुके थे। और टुडे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोगों के R.H. व्हिटेकर की जो थर्ड किंगडम था, फंजाई या माइकोटा। तो लेट्स गो स्टार्ट। हम लोग थर्ड किंगडम जगत माइकोटा या फंजाई। क्लियर? एनी कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं तो हो जाए तैयार। चलो बेटा, हम लोग वन बाय वन इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तो ये हम लोग इसकी बात करते हैं कि जो यदि कवक फंजाई की बात की जाए तो कवक के बारे में आपके पास प्रोटिस्टा के अंदर भी आया था बेटा। प्रोटिस्टा जगत में भी बात आई थी अवपंक कवक। तो वो असत्य कवक थे। कैसे थे? असत्य कवक थे। जबकि ये क्या है बेटा, माइकोटा के अंदर जो रखे जाने वाले कवक थे वो सत्य कवक थे। यू माइकोटा या यू माइकोटिना के अंदर जो कवक रखे गए थे वो कैसे थे? सत्य कवक। तो यहाँ हम लोग जिन कवकों की बेटा बात करने वाले हैं वो कैसे? एक तो सत्य कवक हैं, ट्रू फंजाई हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग यदि बात करना चाहें तो इन्हें कहाँ रखा गया है? यू माइकोटिना के अंदर। कहाँ रखा गया है? यू माइकोटिना के अंदर रखा गया है। यदि इनकी बात की जाए तो सर्वप्रथम जब कैरोलस लिनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम सिस्टम दिया था, और कैरोलस लिनियस ने कौन सा किंगडम सिस्टम दिया? आंसर आपको देना है। तो उसके बाद में जब R.H. व्हिटेकर ने जो किंगडम सिस्टम दिया था, कौन सा? 5 किंगडम सिस्टम दिया था। तो 5 किंगडम सिस्टम के अंदर फिर इसको एक पृथक जगत के अंदर रखा गया था। कैरोलस लिनियस ने तो किस में रख दिया? आंसर आया होगा पादप जगत। लेकिन ये पादपों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी जो पादपों के अंदर होती है वो इनके अंदर नहीं होती है। पोषण विधि में डिफरेंस होता है। तो उसके बेस पर फिर इन्हें पृथक जगत की संज्ञा दी गई थी। और वो कौन सा जगत बना दिया था? माइकोटा या फंजाई जगत बना दिया गया था। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसके बारे में। तो वह इसके अदर नेम, अन्य नाम, कि जो कवक होते हैं इन कवकों को किन किन नाम से जाना जाता है? सामान्यतः यदि कवकों को जानना है तो आप लोग देख सकते हैं बेटा, मशरूम। क्या है? मशरूम। वेजिटेबल में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं मशरूम का। और नहीं है तो जो लकड़ी के वगैरह के जो टुकड़े होते हैं उनके अंदर आप लोग देखते हैं जहाँ नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ पर बारिश के मौसम में, अधिकांशतः बारिश के मौसम में ये क्या होते हैं? बहुत तीव्रता से पनपते हैं उस जगह, है ना। उन्हें तो आप लोग देखते हैं एक सांप के छतरी के समान रचना, अपन लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं ना उसको, सांप की छतरी। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई स्नेक रहता होगा, सांप आ जाता होगा बरसात के मौसम में, ऐसा नहीं है ना भाई। वो तो केवल हम लोग उसको देख रहे हैं, वो है वास्तव में क्या? आपके फंजाई है, कवक है। तो इसका सामान्य नाम एक तो मशरूम हो गया, मशरूम। एक क्या है? छत्रक, क्योंकि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए छत्रक हो गया। आगे इसकी बात करते हैं तो स्मट, रस्ट, पफ वॉल्स
और यदि हम लोग बोलना चाहें तो पर्णहरित रहित असंवहनी पादप, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। पर्णहरित रहित असंवहनी पादप, नॉन वेस्कुलर प्लांट है, इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता। तो ये इसके कुछ बेटा क्या हो गए, अदर नेम हो गए। क्लियर। आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि बायोलॉजी की जिस ब्रांच में या पर्टिकुलर बॉटनी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कवक विज्ञान, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा माइकोलॉजी। जिसे क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कवक विज्ञान का जनक कौन होता है। कुछ साइंटिस्टों के बारे में यहाँ जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो ये है बेटा P.A. माइकेली। तो माइकोलॉजी माइकेली, माइकोलॉजी माइकेली ऐसे याद कर लेना, कन्फर्म। तो और इन्होंने इनके बारे में जो बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया या इनके द्वारा जो रिटर्न बुक थी वो थी बेटा, आप लोगों के बुक्स का नेम आप लोग मेंशन कर सकते हो। बुक नोवा प्लांटेरम, प्लांटेरम जेनेरा, नोवा प्लांटेरम जेनेरा, इनके द्वारा क्या है बेटा, रिटर्न बुक्स है। क्लियर। जिसके अंदर इन्होंने कवकों के बारे में, फंजाई के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन मेंशन की थी। आगे हम लोग देखते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक, और वो कहा जाता है आप लोगों को डी वेरी को। डी वेरी, अरे वेरी यानी दुश्मन। अरे आज के समय में, आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में दुश्मन बहुत होते हैं, तो ऐसे याद कर लेना बेटा, वेरी, है ना। क्लियर। तो ये क्योंकि माइंड में सेट करने बेटा, है ना, तो आप लोग कुछ लेवल से इनको याद करने की कोशिश करें। आगे बात करते हैं, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ये वाला, क्योंकि इन्होंने डिजीज़ के बारे में भी अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, प्लांट पैथोलॉजी का भी फादर है ये, है ना। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान का जो जनक होता है वो आपको एक तो कहा गया था बीवी, अरे वो घरवाली बीवी नहीं, बीवी मुंडकर, या E.J. बटलर। दो वैज्ञानिक थे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं एक कंसेप्ट पे काम कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्टों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एक तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर और कवकों के अंदर, इंडिया के अंदर कवक रोगों के बारे में या कवकों के बारे में अध्ययन करने का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी वैज्ञानिक को जाता है तो इन दोनों वैज्ञानिकों को जाता है। इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम हर जगह मेंशन मिलता है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा क्या दे रखा है, हो सकता है दोनों ही वैज्ञानिक दे रखे हों। तो बीवी मुंडकर और एक E.J. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा आप लोगों के नेक्स्ट कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट क्या है कि फंजाई टर्म या फंजाई नेम गिवन बाय, ये कवक जो शब्द था, फंजाई शब्द था, ये किसने दिया था, तो ये दिया था बेटा आप लोगों के, जो याद करो, द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम देने वाला वैज्ञानिक जिनकी पुस्तक फिनोक्स थी,
याद आ गया? वो कौन से? गास्पार्ड वाहिन, गास्पार्ड वाहिन। तो गास्पार्ड वाहिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस कवक शब्द को क्या दिया था? कवक शब्द को देने वाला वैज्ञानिक कौन था बेटा? आप लोगों के गास्पार्ड वाहिन। और यदि अपन लोग किसी डिजीज़ के बारे में मेंशन करना चाहें तो स्टडी ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं के अंदर जो रस्ट रोग होता है उसके बारे में अध्ययन किसने किया था? तो स्टडी ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट। याद रखनी है ये आप लोगों को बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है ये डिजीज आपके यहाँ पर, तो याद रखना है स्टडी ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट। ये किसने बताया था? केसी मेहता। तो मेहता जी ने इस व्हीट के बारे में बता दिया ना, तो W और इधर M है ना, तो व्हीट मेहता जी, व्हीट मेहता जी। क्लियर? तो ये आप लोगों के कुछ साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? आगे चलें। आगे हम लोग बेटा जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या डिस्कशन वर्क करने वाले हैं? इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए चलते हैं वन बाय वन। यदि आप लोग देखें बेटा इसके अंदर, तो पहली कंसेप्ट की तो बात क्या करते हैं? RH बीटेकर के अंदर जो हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी की थी, 5 जगत पद्धति का जब हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया था, तो वहाँ कई प्रॉपर्टियों को मेंशन किया था। वो प्रॉपर्टी आपके वन बाय वन यहाँ पर आएंगी। तो हम लोग पहली चीज़ कंसेप्ट की बात करें बेटा, तो ये जो फंजाई या माइकोटा जो किंगडम था, ये यूकैरियोटिक, इसके अंदर जो प्लेस्ड क्या थे आप लोगों के फंजाई थी, वो मोस्टली यूकैरियोटिक थी। एक एक्सेप्शन था यीस्ट, जो कि एक कोशिकीय था, लेकिन अधिकांश यूकैरियोटिकों को और बहु कोशिकीयों को, क्योंकि यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के अंदर आए थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा किंगडम के अंदर आए थे, और उसके बाद यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट किंगडम के अंदर और एनिमल किंगडम के अंदर आ जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग यहाँ क्या बात करने वाले हैं कि यदि इनके शरीर की बात करें बेटा, कवकों का शरीर कैसा होगा, बॉडी की बात करना चाहें तो एक तो ये कैसी होती है? बहुकोशिकीय। कैसी होगी? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर टाइप की होगी। अपवाद का क्या बताया था जस्ट? यीस्ट। याद रखना, यीस्ट कैसी होगी बेटा? यूनिसेलुलर होती है। क्लियर? आगे चलें। आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ डिस्कस करना चाहें तो वो आपके क्या है? कोशिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, कि माइकोटा किंगडम के अंदर कोशिका किस प्रकार की आती है। तो जनरली माइकोटा किंगडम के अंदर जो कोशिका थी वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आप लोग सब जानते हो कि जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। अधिकांश झिल्लीबद्ध या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग जिसके अंदर उपस्थित होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हो, ऐसी कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। क्लियर? चलो बेटा आगे चलें। तो इसके यदि हम लोग बेटा वितरण की बात करें तो ये वितरण में सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, और ये विविधता भी प्रदर्शित करते हैं, डाइवर्सिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो फंजाई हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करती है, विविधता प्रदर्शित करती हैं। यदि बेटा इसकी हम लोग आवास की बात करें कि कवक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो वैसे तो हमने बोल दिया सर्वव्यापी, ये तो हो गई भाई, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, रूस में है, अफगानिस्तान में है, कहाँ पर है। लेकिन
इंडिया में है तो इंडिया के अंदर किस रीजन में है? वार्म रीजन में है, कोल्ड रीजन में, ह्यूमिडिटी वाले जोन में है, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यदि हम लोग बेटा इनके बारे में देखें तो आवास की बात करें तो फर्स्ट कंसेप्ट तो आपको क्या याद रखना है कि सामान्यतः फंजाई कवक उस मृदा के अंदर अधिकता से पाई जाती है जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यानी ह्यूमस युक्त मृदा में, ह्यूमस युक्त मृदा के अंदर ये अधिक पाई जाती है, या जिसके अंदर अधिक ह्यूमस होगी। ह्यूमस होती है बेटा ऐसी मृदा जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो। ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उन ऑर्गेनिक मैटरों की अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, ऐसी मृदा को ह्यूमस कहा जाता है। याद रखना बेटा, आपको 12th के अंदर मेंशन आएगा इकोलॉजी के अंदर ह्यूमस क्या होता है, तो अच्छा क्वेश्चन है ना। मोल ह्यूमस क्या होती है, तो डिफरेंट टाइप्स भी आते हैं। आगे हम लोग बोल रहे हैं बेटा कि आवास में भी ये डाइवर्सिटी तो एक तो उस मृदा में होगी, एक कहाँ होती है बेटा कि जहाँ नमी होगी, नमी युक्त स्थानों पर ह्यूमिडिटी होती है, उन स्थानों पर भी ये कवक प्रजाति अपना जीवन यापन करते हैं। आगे कंसेप्ट करें आवास में तो बेटा ये जो कवक हैं ये चमड़ों पर जो लेदर होते हैं उन लेदरों पर भी अपना जीवन यापन करते हैं। कई बार देखते हैं शूज वगैरह के अंदर आप लोगों के फंजाई डेवलप हो जाती है, लेदर, जब वहाँ ह्यूमिडिटी डेवलप हो जाती है तो उस जगह बात करें। आगे बात करते हैं कि भाई लड़कियों के जो टुकड़े होते हैं ना, अरे लड़कियों के नहीं, लकड़ी के टुकड़े, जो वुड के पार्ट होते हैं उनके अंदर भी ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ऐसा मत लिख लेना लड़कियों के टुकड़ों पर, है ना, तो लकड़ी के टुकड़ों पर भी ये अपना जीवन यापन करते हैं। आपको बताया था सांप की छतरी, गाना भी याद आ गया होगा ना, मेरी छतरी के नीचे आ जा। तो सांप की छतरी आती है तो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर आप लोग देखते हैं कि मशरूम डेवलप होता है, छत्रक डेवलप हो जाते हैं, तो वो आवास हो गया उनकी। आगे यदि हम लोग और अगर आवास की बात करें, अरे घर में खूब खाते हूँ अचार, खाते हो ना, और अचार पे देखते हो कई बार बोल देते ना फफूंदी, फफूंदी, तो वो फफूंदी क्या है बेटा, कवक है। तो अचारों पर भी ये डेवलप हो जाते, अपना जीवन यापन करते हैं। और यदि देखें तो बेकरी उद्योगों के अंदर जो ब्रेड वगैरह अपन बनाते हैं ना, 2-4-5 दिन रखे रहने दो ब्रेड को, तो उस पर भी आपके फंजाई डेवलप हो जाती है, तो ब्रेड पर भी उनका आवास हो गया। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं कि यही एक इनका आवास नहीं हुआ, ये पादपों पर भी कुछ ऐसे भी कवक हैं जो पादप प्रजातियों के ऊपर भी, जंतु प्रजातियों के ऊपर भी, मानव के ऊपर भी ये परजीवी के रूप में रहते हैं। याद करना, पैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो जिस पादप पर जो कवक रहेगा, सपोज करो ये कवक है, ये पादप है, इस पर अपना जीवन यापन करेगा, तो ये इसका होस्ट होगा, पोषी होगा। क्लियर? तो ये याद रखना है, ये आपके अच्छे कंसेप्ट हैं कि आवास क्या है, कौन कौन से आवासों के अंदर ये कवक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्लियर? आगे चल सकते हैं। तो बेटा आगे हम लोग जो कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि सामान्यतः ये जो माइकोटा के सदस्य होते हैं, इनके अंदर मैं बात करूं बेटा पोषण की, न्यूट्रिशन की बात करूं, तो पोषण विधि के आधार पर जो कवक होते हैं ये विषम पोषी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? विषम पोषी होते हैं। और विषम पोषी होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इनके अंदर हरित लवक
जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित, उसका अभाव होता है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दीज आर द हेटेरोट्रॉफिक, पोषण विधि के आधार पर ये क्या होते हैं बेटा, विषम पोषी होते हैं। अब विषम पोषी भी कई प्रकार के होते हैं। तो विषम पोषी के अंदर बेटा आप लोगों के अंदर हम लोगों ने बात की थी 2 प्रकार और एक तीसरा अलग से आधार बांटा था। यहाँ हम लोग तीनों को मेंशन कर रहे हैं कि ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, मृत पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। और ये अपघटक भी होते हैं। इसीलिए इन कवक प्रजातियों को और जीवाणु प्रजातियों को प्रकृति का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। ये डिकम्पोजर के फॉर्म में होते हैं। जब आप लोग इकोलॉजी बेटा डिस्कस करोगे, पारिस्थितिकी डिस्कस करोगे, वहाँ पर भी इसके बारे में मेंशन आएगा आपके बारे में। तो मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात ये सड़े गले पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर अपना जीवन यापन करते हैं या उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आगे परजीवी के रूप में हम लोगों ने बात करी थी, जस्ट अभी बोला था, पैरासिटिक फॉर्म में ये पादपों के ऊपर, जंतुओं के ऊपर और यहाँ तक कि मानव के ऊपर ये परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सहजीवी। अरे मियाँ बीवी वाली बात याद आई थी ना, बीवी पति के बगैर नहीं रह सकती, पति बीवी के बगैर नहीं रह सकता। तो सहजीवी हम साथ साथ हैं। तो एक जीव दूसरे जीव के ऊपर और दूसरा जीव पहले जीव के ऊपर अपने पोषण के ऊपर निर्भर रहता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। तो सहजीवी के रूप में कुछ कवक प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो सहजीवी के रूप में जीवन यापन करती हैं। और सहजीवी के रूप में जीवन यापन करने वाले हम लोग यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हैं। एक तो है बेटा, याद रखना ये अच्छा है, 12th में भी है आपके, कवक जाल, वो सॉरी एक सेकंड, माइकोराइजा, कवक मूल है ना, कवक जाल तो इसकी बॉडी के बारे में बोलेंगे, कवक मूल माइकोराइजा, और एक होता है बेटा आपके लाइकेन। ये 2 सहजीवी हैं। तो क्या होते हैं सहजीवी, बताया था आपको, जो सहजीवन व्यतीत करते हैं। तो उसके बेटर एग्जाम्पल एक तो माइकोराइजा है और एक लाइकेन है बेटा। कवक मूल क्या होते हैं, तो देखो कवक और एक मूल, सामान्यतः माइकोटा जगत के जो सदस्य होते हैं इनका शरीर हम लोग अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे कि वो थैलस होता है, थैलॉइड होता है, सूकाय होता है, जिसमें जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है। तो मूल होगी नहीं, जड़ तना पत्तियों का अभाव है तो मूल है कहाँ उसके अंदर, लेकिन मूल होगी उच्च वर्गीय पादपों के अंदर, जैसे आप लोगों के टेरिडोफाइट हुआ, जिम्नोस्पर्म हुआ, एंजियोस्पर्म हुआ, ये उच्च वर्गीय पादप है। इन उच्च वर्गीय पादपों के अंदर मूल पाई जाती है। और उस मूल का और कवक के मध्य में जो संबंध होगा कि जो कवक प्रजाति है वो उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों के साथ सहजीवन व्यतीत करेगी, तो उस संबंध को, उस सहजीवी रिलेशन को ही कवक मूल कहा जाता है। तो कवक एवं उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध कवक मूल कहलाता है। क्लियर बेटा? आगे देखिए लाइकेन को। लाइकेन अच्छा कंसेप्ट आएगा, लाइकेन आपके है भी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, माइकोटा जब फिनिश होगा उसके बाद हम लोग लाइकेन, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के फिनिश होने की ओर जा रहा है धीरे धीरे। एक लाइकेन और कुछ वायरस के ऊपर हम लोगों को अकाउंट देखनी है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तो लाइकेन से क्वेश्चन आया हुआ बेटा, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं एक फिक्स फैक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो लाइकेन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके पास। तो लाइकेन क्या है कि जो शैवाल प्रजाति होती है उनका कवकों के साथ सहजीवी संबंध होता है। शैवालों का कवकों के साथ जो सहजीवी संबंध होता है उसे लाइकेन कहा जाता है, या जो सहजीवी संबंध बनाती है उसे लाइकेन कहते हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों के बेटा पोषण के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। क्लियर? कंसेप्ट हुआ या नहीं हुआ क्लियर? चलो आगे बढ़े। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और वो डिस्कशन क्या करते हैं बेटा हम लोग
वो डिस्कशन करने वाले हैं थैलस संगठन की बात करें, ये हम लोग इसके अंदर शरीर के बारे में भी बोल सकते हैं ना वापस से, क्योंकि यही पॉइंट यहाँ मेंशन हो रहा है, इसलिए हम लोग एक दूसरा पॉइंट। तो याद रखना है बेटा कि फंजाई जो ग्रुप आपके किंगडम है, इसके अंदर जो आते हैं उनका जो शरीर है वो जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता। इसका मतलब इनका जो शरीर होता है वो थैलस या सूकाय होता है, यानी जड़ तना और पत्तियों का अभाव होता है। क्लियर? तो इनका जो शरीर होगा बेटा वो कैसा होता है, इनका जो सूकाय होगा वो कैसा होगा, तो उसको बेटा कहा जाता है कवक जाल, माइसीलियम। तो कवकों का जो शरीर होता है उस शरीर को माइसीलियम या कवक जाल कहा जाता है। और ये जो कवक जाल होता है बेटा, ये छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा बना हुआ होता है। ये छोटे छोटे क्या होता है, तंतुओं के द्वारा, फिलामेंट फाइबर्स के द्वारा बना हुआ होता है, जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। तो कवक जाल का निर्माण किसके द्वारा होता है, कवक तंतुओं के द्वारा होता है। और इन कवक तंतुओं को बेटा हाइपा या हाइपी कहा जाता है। क्लियर? एक वचन बहुवचन शब्दों की बात कर रहे हैं, हाइपा और हाइपी कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? प्रॉब्लम चले आगे। तो आगे बढ़ते बेटा हम लोग अगली प्रॉपर्टी की इसके बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि इन कवकों के अंदर जो कवक जाल होते हैं, ये कवक जाल आप लोगों के दो प्रकार के हो सकते हैं। कवक जाल जो है माइसीलियम है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो टाइप हो सकता है बेटा आप लोगों के पट युक्त, और एक हो सकते हैं आप लोगों के पट रहित। तो एक तो सेप्टेट और एक नॉन सेप्टेट। पट युक्त, जब आप लोग कवकों की क्लासों के बारे में बात करेंगे, 4 क्लासों की आपकी मेंशनेशन है, तो वहाँ पर एक क्लास आपके पट युक्त आएगी या पट रहित, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक आपके आने वाला है, अच्छा कंसेप्ट है। और ये पट रहित, जैसे ये बेटा क्या होता है, इस तरह से माइसीलियम है ना, कवक जाल ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती हुई चली जाएगी, जालनुमा रचना से। तो यदि इसके अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे सेप्टा हैं, उसको पटयुक्त, और इनका अभाव है तो इसे पट रहित कवक जाल कहा जाता है। क्लियर? एनी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ें। चलो आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुका है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइट करना है आप लोगों को और माइंड के अंदर सेट आउट भी करना है। और पहले भी अपन लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि सामान्यतः कवकों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि यूकैरियोटिक है, पादप है, कोशिका भित्ति होगी। और सामान्यतः कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। कुछ मात्रा में सेलुलोज भी पाया जाता है। तो आपको बता रखा था, एक बार ऑप्शन नीट में काइटिन दिया था और एक बार सेलुलोज भी दे रखा, अलग अलग दें और तो आप लोग काइटिन को टिक करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ऑप्शन में बोथ लिख देता है, दोनों लिख देता है, या काइटिन प्लस सेलुलोज लिख देता है। तो फिर उस जगह मेरे को गलत नहीं ठहराना बेटा, उस जगह आपको फिर काइटिन प्लस सेलुलोज को टिक मार्क करना है। नीट में आया हुआ है दोनों तरह से क्वेश्चन, 2015-16 का आप लोग यदि पेपर देखो तो उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? तो ये आप लोगों को बेटा थोड़ा सा याद रखना है कि कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो ये क्या होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। लेकिन काइटिन के साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन, लिपिड और सेलुलोज भी पाए
जाते हैं। तो अगले मेंशनेशन आप लोग किसके बारे में भी करोगे? कोशिका भित्ति के बारे में। क्लियर? कर लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और यहाँ एक कोशिका भित्ति के अंदर ही एक हाईलाइट आप लोगों को एक्सेप्शन की बात करनी है, अपवाद, कि कवकों का एक वर्ग है ऊमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज वर्ग के कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है, ऊमाइसिटीज वर्ग के कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है बेटा, ये सेलुलोज से बनकर बनी होती है। जबकि अब हमने उधर तो काइटिन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड भी देखा था, सेलुलोज भी देखा पर लोगों ने, है ना, प्रोटीन भी कुछ मात्रा में पर लोगों ने बात की थी। लेकिन यहाँ पर 100% ऊमाइसिटीज क्लास के मेंबर की सेल वॉल जो होती है वो किससे मेडअप होती हैं? आप लोगों के किससे मेडअप होती है? सेलुलोज से मेडअप होती है। अच्छा क्वेश्चन है। कवकों की और एक ऊमाइसिटीज वर्ग, दोनों में मेन डिफरेंस आ रहा है। तो एक एक 1 by 1 पॉइंट याद रखने बेटा, क्योंकि ये कंसेप्ट समझने का है। प्रीवियस वीडियो में आपको एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ बोरियत आई होगी सर के बारे में, देख थोड़ी सी माइंड में गलत थॉट भी आ गई होगी, सर पता नहीं सर समझाते कम हैं। तो उस जगह बोला भी था आपको बेटा, क्योंकि वहाँ समझने का नहीं था। यहाँ कंसेप्ट को समझने का है, माइंड में सेट करने का है, इसलिए अपन लोग बहुत स्लोली चल रहे हैं, हौले हौले रफ्ता रफ्ता चल रहे हैं ना। देखो, इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि हर कॉन्सेप्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट बात इसके अंदर करना चाह रहे हैं, वो क्या है आप लोगों के, कि जो आपके काइटिन होता है, ये पॉलीसैकेराइड, यहाँ नोट डाल के मेंशन कर लेना। काइटिन जो हम लोगों ने बताया है, काइटिन जिससे कोशिका भित्ति कवकों की बनी हुई होती है, ये पॉलीसैकेराइड अथवा शर्करा, यानी पॉलीसैकेराइड जो शर्करा होती है उसका बहुलक होता है, जिसका अनुसूत्र यदि हम लोग बात करें बेटा काइटिन का, तो C22 लिख लेना। काइटिन का अनुसूत्र ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, काइटिन का अनुसूत्र C22, आगे H54 N4O21। क्लियर? तो ये आप लोगों के क्या है, काइटिन का अनुसूत्र है। अच्छा है, याद रखना है ना। क्लियर? चलें आगे। यदि हम लोग आगे बेटा बात करें, तो जो माइकोटा जो है, आपके कवक जो होते हैं, इन कवकों के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, तो वो संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में होता है। तो अगले कंसेप्ट आपके पास क्या आने वाला है? संचित भोज्य। तो माइकोटा क्लास माइकोटा जो किंगडम के मेंबर है, उनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं ऑयल, तेल के रूप में पाया जाता है। क्लियर? चलें आगे। हम लोग बात करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट, यदि इसके अंदर अपन लोग देखें तो कोशिका झिल्ली की भी बात कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन की भी हम लोगों को बात करनी है। सामान्यतः क्योंकि यूकैरियोटिक है और इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन ये फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है। यदि हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है बेटा, अगले कंसेप्टों की बात करें, हरित लवक, तो हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित। फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो पर्ण प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का भी अभाव होगा, ये अप्रकाश संश्लेषी होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे। ये आगे कंसेप्ट बन गए। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करें तो अगले कंसेप्ट की बात करते हैं कि इनके अंदर केंद्रक, तो सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है तो सुविकसित केंद्रक होगा। अधिकांश कोशिकांग होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगी,
कवकों की जो कोशिका होगी, सेल होगी, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पायरेशन हो रहा होगा, रेस्पायरेटरी एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे होंगे। क्लियर। आगे देखें तो राइबोसोम की बात करेंगे, क्योंकि राइबोसोम तो एक ऐसा कोशिकांग था जो प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं के अंदर बेटा पाया जाता था। लेकिन डिफरेंस होता था कि प्रोकैरियोटिकों के अंदर 70S टाइप का, यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का प्रेजेंट होता था। तो माइकोटा जगत के सदस्यों के अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो 60S और 40S उप इकाइयों से बने हुए होते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो 60S एवं 40S उप इकाइयों से बने हुए होते हैं, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। राइबोसोम जब आप लोग सेल बायो में पढ़ते हो बेटा, तो वहाँ देखते हैं कि राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ होती हैं, एक छोटी उप इकाई और एक बड़ी उप इकाई। दोनों का संयोजन जो होता है वो एक मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 m के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर। आगे चलें। चलो आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि जो माइकोटा क्लास, जो माइकोटा किंगडम के मेंबर होते हैं, माइकोटा किंगडम के मेंबर्स के अंदर गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। और जो पादपों के अंदर पाई जाने वाली गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसको गोल्जी काय, गोल्जी सम्मिश्र नहीं कहा जाता, बल्कि डिक्टियोसोम कहा जाता है। सेल बायो में है तो उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो यहाँ डिक्टियोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। एनी कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। चलो बढ़े आगे, हो गए तैयार। चलो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, और वो है बेटा आप लोगों के एक शब्द आता है विषमजालिकता। हेटेरोथैलिज्म। क्या होती है विषमजालिकता? कि वे जातियां, कवक की वे जातियां जो उनमें निषेचन, वे जातियां जिनमें निषेचन आनुवांशिक रूप से भिन्न युग्मकों के मध्य में होता है। विषम यानी अलग अलग। तो वे जातियां या वे कवक जातियां जिनमें निषेचन आनुवांशिक रूप से भिन्न युग्मकों के मध्य में होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोथैलिक स्पीशीज, विषमजालिक जातियां कहा जाता है। तथा यह जो प्रोसेस होती है, यह प्रक्रिया जिनमें निषेचन की यह प्रक्रिया होगी, उसे विषमजालिकता कहा जाता है। और इसके अंदर जो युग्मक भाग लेंगे वो अलग अलग कवक जालों के ऊपर बनते हैं। हेटेरोथैलिक स्थिति में या हेटेरोथैलिक जिनके अंदर निषेचित जो आपके होने वाले युग्मक हैं वो अलग अलग किस पे बनेंगे बेटा? कवक जाल पे बनते हैं। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं कि अधिकांश विषमजालिकता के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एक तो म्यूकर, एक राइजोपस, पक्सिनिया, गेहूं की प्रजातियों के ऊपर ये रोग उत्पन्न करते हैं, पक्सिनिया। और फिर आपके अधिकांश कवक जाति। इसके बाद आती है विषमजालिकता के बाद आप लोगों के होमोथैलिज्म, समजालिकता। क्या होगी? तो वे जातियां जिनमें निषेचन आनुवांशिक रूप से समान युग्मकों के मध्य में होता है, उन्हें होमोथैलिक स्पीशीज कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? आप लोगों के होमोथैलिज्म कहलाती है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो क्या है आप लोगों के अगले इसमें पॉइंट की, जो आपके होमोथैलिज स्थिति में निषेचित होने वाले जो युग्मक हैं वो एक ही कवक जाल पे बनते हैं। विषमजालिकता में तो अलग अलग पे बनेंगे, अलग अलग माइसिलियम पे बनेंगे, यहाँ एक ही माइसिलियम पे बनते हैं। और एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एल्बूबू, अच्छा कंडीशन है ये, एग्जाम्पल वगैरह याद रखने बेटा। यहाँ पर एल्बूबो कैंडिडा,
एल्ब्यूगो क्या है, कवक प्रजाति हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, समजालिकता पाई जाती है। क्लियर। तो हम लोगों ने टुडे बेटा इस तरह से सम प्रॉपर्टीज ऑफ माइकोटा किंगडम हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आगे की हम लोग अभी कंटिन्यूटी में कुछ रिमेन हैं आप लोगों के बाकी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट अगला आप लोगों के डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम लोग इस माइकोटा जो किंगडम है उसको फिनिश करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।